नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हमें फिक्र है आपकी में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना के कहर के बाद अब H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सर्दी, खांसी और बुखार के मामले तेजी से इन दिनों बढ़े हैं। देश के स्वास्थ्य अधिकारी भी इसको लेकर चिंतित हैं। आईसीयू में दाखिले की संख्या बढ़ी है, इसमें इजाफा हुआ है और स्वास्थ्य अधिकारियों ने टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं। हर दूसरे व्यक्ति को लंबे समय तक वायरल खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बार बार छींक आने की समस्या आम बात सी हो गई है। खासकर उत्तर भारत के इलाके में इस फ्लू ने जनवरी, फेब और मार्च के महीने में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आज हमारे एक्सपर्ट्स जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके माध्यम से जानेंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं, कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर राहुल शर्मा जी हैं, कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी के। साथ ही सर स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शरद सिंघी साहब हैं, ENT कंसल्टेंट है। सर आपका भी स्वागत है। आज हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर आपके मन में सवाल है तो इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से आप इन सवालों के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, नंबर मैं दोहरा देता हूं। नंबर जो पहला है वो है 0120715386 और जो दूसरा नंबर है वो जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं वो है 012071538787। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमसे लाइव इस शो में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। आप उनसे कोई भी सवाल इस टॉपिक से संबंधित पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा तेजी से फैला है और लोगों को खांसी की समस्या बहुत ज्यादा इन बिटवीन बढ़ी है। डॉक्टर शरद, शुरुआत में आपसे करूंगा और समझने की हम कोशिश करेंगे सर कि ये इन्फ्लुएंजा जिसको लेकर बहुत ज्यादा हुआ बनाया गया कि इन्फ्लुएंजा बहुत खतरनाक है, H3N2 की बातें होती हैं। कोरोना के बाद जब ऐसी चीजें सर सामने आती हैं तो काफी पैनिक सिचुएशन देश में होती है। तो सबसे पहले आप दर्शकों को यह आश्वस्त कर दें, आप बता दें अपने अनुभव से कि क्या इन्फ्लुएंजा कोई पैनिक का विषय है, डरने का विषय है, या इससे आराम से निपटा जा सकता है, और ये क्या बीमारी है सर? धन्यवाद आशीष जी। ये H3N2 एक इन्फ्लुएंजा का एक फ्लू या इन्फ्लुएंजा है। ये वायरस है एक, और ये जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस और भी होते हैं, उसमें से एक जो है ये H3N2 है। ये म्यूटेटेड स्ट्रेन है, मतलब कई बार जैसे ये जानवरों में भी पाया जाता है, आदमियों में भी पाया जाता है, और कई बार ये स्ट्रेन चेंज हो कर ये अभी जो ये 2011 में सबसे पहले पता चला है H3N2 का जी। और ये कोई डरने का बिल्कुल विषय नहीं है, पैनिक का बिल्कुल विषय नहीं है जो भी, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये हो जाता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जैसे सिम्टम्स आते हैं वही वायरस वाले सिम्टम्स आते हैं, और बाकी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये इसमें पैनिक का बिल्कुल विषय नहीं है। अपने डॉक्टर से सलाह लें और ट्रीटमेंट करवाएं, कोई पैनिक का विषय नहीं है बिल्कुल। ठीक है राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगा। और देखिए, बड़ी चीज सर ये है कि सर ने कहा कि पैनिक का विषय नहीं है, लेकिन हम आजकल देख रहे हैं जो कोई व्यक्ति को अगर खांसी आ रही है तो खांसी जो है वो 15-15 दिन तक कंटिन्यूसली आ रही है, वो खांसी जाने का नाम नहीं ले रही, चाहे आप काढ़ा पी लीजिए चाहे दवाइयां खा लीजिए। अब ये क्या बहुत बड़ा लक्षण है कि हाँ भाई अगर आपको इतने दिन तक खांसी आ रही तो आपको इन्फ्लुएंजा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आशीष, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो हर चीज़ को वायरल फीवर में ले जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर वायरल फीवर है तो बाकी बीमारियां नहीं चल रही हैं। जनरली जो वायरल के सिम्टम्स आते हैं उसमें पहले 1-2-3 दिन बुखार होता है, उसके बाद खांसी चालू हो जाती है। कुछ लोगों में खांसी 8 से 10 दिन तक चल रही है, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, क्योंकि हम इंडेमिक कंट्री में रहते हैं जहाँ टीबी भी बहुत प्रेवलेंट है, तो ये जरूर मैं सबको आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि एक बार अपना एक्सरे करा लें, या अपने फैमिली डॉक्टर से या अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें कि आप सिर्फ वायरल सिम्टम से ही ग्रस्त हैं या उसके साथ निमोनिया डेवलप हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो हम देख रहे हैं आजकल 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद हमारे पास आ रहे हैं, लंग में इन्फेक्शन हो रखा है, निमोनिया हो रखा है, कैविटी बनी हुई है, फंगल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस आ रहे हैं, और पेशेंट अननेसेसरी रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर आपके सिम्टम्स 8-10 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके ये इवैल्यूएट करा लीजिए कि आपको वायरल सिम्टम्स ही चल रहे हैं या कुछ और चीज़ भी है।
ठीक, मतलब हमें सही से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस चीज से सफर कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स आप खा लेते हैं, हर चीज का इलाज एंटीबायोटिक नहीं हो सकता, इस चीज को भी समझना जरूरी है एज डॉक्टर सेड। शरद जी, मैं आपका रुख करूंगा। हमने बात कर ली कि ये चीज है क्या और डॉक्टर से कंसल्ट करना, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है सर, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोरोना आया था तो कहा गया भाई मास्क पहनिए आप बचे रहेंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूं, बताओ डॉक्टर, आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि इन्फ्लुएंजा H3N2 जो कहा जा रहा है, इसे कैसे बचा जा सकता है? बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें ना हो? देखिए, बचाव के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि इतने बचाव के बाद भी हमें ना हो जी। पर अगर हम बचाव करेंगे तो हमारे होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक तो हाथ को अच्छे से हैंड वॉश करें, हाथ धोएं जी। सैनिटाइज़र या नहीं हो तो सैनिटाइज़र यूज़ करें। स्पेशली अगर आप पब्लिक किसी प्लेस में है जहाँ पे भीड़ है ज़्यादा, जैसे पिक्चर हॉल हो गया या कोई मार्केट हो गया या कोई ऐसी जगह होगी, तो वहाँ पे मास्क का ज़रूर यूज़ करना है। और मास्क में बार बार ये कहता हूँ कि ये जो कपड़े वाले मास्क लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है जी। बेटर टू यूज़ या तो सर्जिकल मास्क है या N95 है जी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जैसे वही हैंड वॉश हो गया, मास्क हो गया। और हाँ, और मास्क से फ़ायदा ये भी होगा अगर आपको अगर है तो आप दूसरों को स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप घर में रहिए, आप घर पे भी है तो आइसोलेट रहिए। तो आइसोलेशन भी बहुत ज़रूरी है इस तरह के कोई सिम्टम्स है, क्योंकि ये नॉर्मल वायरस भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है। दूसरा, हम अब एक हमारे लिए एक लेसन है ये चीज़ कि हम अपनी इम्यूनिटी को, कि अगर हमें हो भी गया तो हमारे को सीवियरिटी कम रहेगी अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए एक रेगुलर वे में हमें एक्सरसाइज करना, अच्छा डाइट लेना, अच्छा नींद लेना, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी बेटर हो, ताकि हमें सीवियर इन्फेक्शन ना हो जी। सर, एक चीज और है, जैसे कि हमने देखा इन बिटवीन कोरोना ये 2 साल जो हमारे किस तरीके से गुजरे हैं, और हम सब ने देखा, भगवान न करे वो दोबारा से ऐसी स्थिति बने देश में, लेकिन हमने देखा कि कोरोना एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलता चला गया। और ये ऐसे करके मुझे लगता है कि देश का शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो जो कोरोना जिसको ना हुआ हो। अब ऐसे में ये बड़ा डर रहता है कि कहीं इन्फ्लुएंजा तो ऐसा नहीं है क्या, इसकी जो आप कह सकते हैं जो तासीर ऐसी तो नहीं कि एक दूसरे से फैलता चला जाएगा अगर सावधानी नहीं बरती गई तो? अब ये कितना घातक हो सकता है सर? नहीं, ये फैलता तो है, ये एक से दूसरे को फैलता है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, ये घातक बहुत कम है जी। एज कम्पेयर टू कोविड घातक कम है। दूसरी बात, ये लंग्स में भी कम इन्वॉल्वमेंट करता है, H3N2 स्पेशली। ये ज़्यादातर अपने वोकल कॉर्ड से लेके और विंड पाइप से लेके इसी एरिया में रहता है। ऊपर में भी अगर हम नाक में देखें तो सिम्टम्स होती हैं, लेकिन मेन इसका जो है वो वोकल कॉर्ड से लेके विंड पाइप तक रहता है। और ये स्प्रेड भी होता है, लेकिन ये इतना घातक नहीं होता। इसमें स्पेसिफिकली बहुत ये होती है कि खांसी 3-4 हफ्ते तक चलती रहती है, खांसी बहुत लंबी चलती है इसमें, और सूखी खांसी होती है। ये कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है पेशेंट्स को। ठीक, मतलब लंग्स पे ज्यादा असर नहीं छोड़ता, जैसे कोरोना लंग्स पे असर डालता था, ये लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, आप ये कह रहे हैं सर? पहुंचता है बट बहुत कम असर डालता है लंग्स में। ठीक है, ये एक बहुत अहम चीज है कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा मान ली हो भी गया तो आपके लंग्स पर इतना ज्यादा असर नहीं करेगा। अगर आप कहें कि आपका लंग जो है वो इन्फेक्शन उसमें हो सकता है, इसकी संभावना ना के बराबर है। जैसा कि सर ने कहा कि वो गले तक ही सीमित रहता है, इसकी वजह से आपको खांसी जो है वो लंबे समय तक आती रहती है। राहुल जी, मैं आपका अगर रुख करूं तो हम लोग लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी की बात अभी सर ने की, तो मैं आपसे सर ये समझना चाहूंगा कि इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है, क्या उसको ही ज्यादा चांसेस है इन्फ्लुएंजा होने के? अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको नहीं होगा। इम्यूनिटी की कितनी बड़ी भूमिका है इस वायरस से बचने में या होने में, राहुल जी? इम्यूनिटी तो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी इन्फेक्शन का जिसके अगेंस्ट हम बात करते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो। इम्यूनिटी उन लोगों में लो है जिनकी एज ज़्यादा है, डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ पुअरली कंट्रोल्ड है, किसी भी प्रकार की लंग की डिसीज है जैसे ब्रोंकियल एस्थमा है, COPD है, ILD है, या किसी भी प्रकार की लिवर किडनी की डिसीज़ है, कैंसर से ग्रस्त पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे हैं, या किसी भी वजह से जोड़ों की वजह से अपने स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं। इन सब लोगों में यूजली इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन कम रहती है, और इन लोगों में सिवियरिटी ऑफ द डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन सबको लग सकता है, लेकिन जहां हम बात कंसर्न की करते हैं, कंसर्न इस बात पे आता है कि इनको निमोनिया डेवलप होगा कि नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या नहीं, कहीं वेंटिलेटर पे तो नहीं चले जाएंगे। तो ये वो रिस्क ग्रुप है जिनमें इसकी सिवियरिटी या किसी भी वायरल इन्फेक्शन की सिवियरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कोई भी डायरेक्ट सीधा साधन नहीं है, जिसमें आप बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहिए,
रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट मैनेजमेंट करना है, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करनी है। और एक बहुत बड़ा रोल जब हम बात करते हैं फ्लू की, उसमें है वैक्सीनेशन। जैसे कि कोविड का वैक्सीनेशन एक मास कैंपेन चला था, फ्लू का वैक्सीनेशन उससे पहले से अवेलेबल है। एंड फ्लू का वैक्सीन हर साल नई वैक्सीन आती है, जैसे इस साल 2023 स्ट्रेन भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है। सो एक बार हम फ्लू की वैक्सीनेशन अगर लगवा लेते हैं, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप, ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड टू एवरीवन, 3 साल से ऊपर जो भी है सबको फ्लू की वैक्सीन रिकमेंडेड है। बट एटलीस्ट अगर हम सब लोग नहीं लगा पाते हैं तो जिन लोगों में भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो भी जैसा कि मैंने अभी बताया, उन लोगों को फ्लू का वैक्सीन लगाना अनिवार्य है और उसके साथ सिवियरिटी काफी हद तक कम हो सकती है। ठीक है, ये बहुत अहम आपने बताया कि जब बात वैक्सीन की आती है उसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि सर हम देखते हैं कई बार कि जिन्होंने या कई लोगों को मैंने भी बातचीत करते सुना है कि भाई अगर हमने कोरोना के सभी वैक्सीन लगा लिए तो हम इन्फ्लुएंजा से भी बच जाएंगे। क्या ये धारणा गलत है या सही है सर? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जो कोविड की वैक्सीन है वो टोटली डिफरेंट है जो फ्लू की वैक्सीन हम लाते हैं। फ्लू की वैक्सीन फ्लू के डिफरेंट वेरिएंट पे काम करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कॉमन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए, बी, H1N1, H3N2 जो कि हम बात कर रहे हैं। सो इन सब पर फ्लू की वैक्सीन काम करती है। लेकिन जब भी लाइक हम भी अगर अपनी ओपीडी में बैठते हो ना, हम वी आस्क द पेशेंट कि आपने वैक्सीन लगवाया, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने कोविड वैक्सीन लगवा लिया है। सो उससे आप कोविड से तो प्रिवेंट हो पा रहे हैं, लेकिन फ्लू और बाकी इन्फेक्शन से वो आपको बचाव नहीं देगी। उसके लिए आपको ये वाली वैक्सीनेशन भी लगवानी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों में डिफरेंट टाइप की वैक्सीन डिफरेंट डिसीज को कंट्रोल करने में लगती है, उसी तरह से अडल्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है और हम सबको एज पर नीड अपने डॉक्टर की सलाह के साथ अडल्ट वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। सर अगर आपसे मैं पूछूं तो ये वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग हैं, जैसे कि जो जिनको ये समस्या है, उनको लग रहा है कि उनको इन्फ्लुएंजा है या हो सकता है या संभावनाएं हैं, तो ये वैक्सीन लगाने के लिए कहाँ जा सकते हो, क्या माध्यम हो सकता है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। ये वैक्सीन फ्रीली हर जगह अवेलेबल है बेसिकली, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है तो हर जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगेगी या पोर्टल से जाके लगेगी। आपको अपने नियर बाय हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स में ये वैक्सीन लग सकती है। सिर्फ आपको अपने डॉक्टर से जाके बात करनी है, अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में उन्हें बताना है, उन सबको ये वैक्सीनेशन बताएं। सिर्फ ये याद रखना है कि नया स्ट्रेन लगवाएं, क्योंकि हर साल नया स्ट्रेन आता है वैक्सीनेशन का। तो जो इस साल का स्ट्रेन है वो 2023 स्ट्रेन मार्केट में आ गया है, वही स्ट्रेन लगाना है। वो आपको 1 साल तक इस इन्फेक्शन से 70% तक प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, दो तीन चीजें हैं। देखिए, अगर शुरुआती लक्षण दिखे तो सावधान हो जाइए, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आसपास जो भी आपके डॉक्टर है, आपको या आपके फैमिली डॉक्टर्स हो या जो भी डॉक्टर है, जरूर उनसे कंसल्ट करिए, क्योंकि वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि आप किस चीज से सफर कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, कृपया करके आप अपना नाम बताइए और आपका जो भी प्रश्न है आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। जी बोलिए। जी साहब, सवाल पूछिए, अगर कोई सवाल है आपका तो। सवाल पूछिए। चलिए, मैं फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ गैर जरूरी कॉल्स भी जो है लोग लगा देते हैं, उसके बाद में टीवी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, उसके बाद में हमारी आवाज़ हमें वापस आती है। तो ये चीज़ें भी आप सभी से गुजारिश है, जब भी कॉल लगाएं तो टीवी को वॉल्यूम जरूर कम कर रखिए, और जो भी सवाल आपको जिस भी डॉक्टर से पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मंच है आपके लिए, क्योंकि ये बड़े डॉक्टर्स हैं और ये आपको बहुत ही ईजिली आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए। डॉक्टर शरद, मैं आपका रुख करूंगा सर। हम लोग ने अभी हाल फिलहाल में देखा, जब इन्फ्लुएंजा आया, H3N2 की जब बहुत ज्यादा चर्चा हुई, न्यूज में बहुत सारी चीजें चलने लगी, तो जैसे कि मैंने शुरुआत आपसे किया, पूछा कि पैनिक सिचुएशन बनी, थोड़ा सा लगा कि भाई इससे भी डरने की आवश्यकता है। लेकिन सर आपने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने देखा कि इससे मौतें भी कई हुई हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि भाई इन्फ्लुएंजा की वजह से मौतें हुई हैं। तो ये जो मौतें हुई सर, इसकी क्या कारण रहा? जब इतना घातक नहीं है इन्फ्लुएंजा, तो डेथ क्यों हुई? 2, 4, 5, 10 हुई है, वो क्यों हुई है सर? देखिए, डेथ इस वजह से भी हुई क्योंकि या तो वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, ऐसे छोटे बच्चे हैं, एज ज्यादा है, डायबिटिक है, साथ साथ और चीजें भी हैं, इसके वजह से डेथ हुई। ये नहीं कि भाई सिर्फ इसी के दिस इज द प्राइम रीजन। तो उन जैसे कि डॉक्टर राहुल ने कहा कि उन लोगों को ज्यादा सावधान होना है और उन लोगों को वैक्सीन लगाना है। इसके साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि जिस ग्रुप्स में वैक्सीन लगना है, उसके अलावा जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा, डॉक्टर्स को और हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेज हैं, जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल, उनको भी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर्स शुड ऑलवेज गेट दी, एंड हर साल एक नया वैक्सीन का स्ट्रेन आता है, तो हर साल लगवाना चाहिए।
मतलब ये कह सकते हैं कि सावधानी ही बचाव है जो कहा जाता है ना, तो वो सावधानी अगर हम रखेंगे तो बच सकते हैं। विशेष तौर पर जो डॉक्टर साहब ने कहा कि विशेष तौर पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, जो दिन भर इस टाइप के मरीजों के संपर्क में रहते हैं, रोज का यही काम है, तो उनको जरूर से जरूर ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। कैसे ये वैक्सीन आप लगा सकते हैं, अभी राहुल जी ने बताया इसके बारे में, और ये भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। अब डॉक्टर शरद, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा सर कि हमने देखा कि जो इन्फ्लुएंजा हो चाहे फिर वो कोरोना हो, ये हमारे सांस से संबंधित ही बीमारी है। सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, ज्यादा छींक आती है, बहुत ज्यादा इश्यूज इस टाइप के होते हैं। अब ऐसे में सर हमने देखा कि ये जो बीमारियां होती हैं, ये बताया गया था जब कोरोना आया था, तो स्मोक ज्यादा करते हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, शराब ज्यादा पीते हैं उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इस टाइप की बातें भी कही गई थी। तो क्या सर ये जो इन्फ्लुएंजा H3N2 है, क्या इसमें भी वही चीजें लागू होती हैं? अगर आप स्मोकर हैं, चैन स्मोकर, तो आपको ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं इस वायरस से? ऑफ कोर्स, बिकॉज अल्कोहल को तो मैं इतना नहीं कहूंगा, क्योंकि अल्कोहल उसी के लिए जिसको बहुत ज्यादा अल्कोहल लेके और लिवर भी बहुत डैमेज हो गया, तो एक को एग्जिस्टिंग फैक्टर हो सकता है। बट स्मोकिंग का तो डायरेक्ट लिंक है, बिकॉज स्मोकिंग से क्या होता है, आपके स्पेशली आपके मुंह से लेके, नाक से, मुंह से लेके, स्पेशली आपके लंग्स और आपके वोकल कॉर्ड्स, आपके जो ट्रेकिया है, विंड पाइप है, उसमें सब में सूजन आती है, उसमें आपके रस जो है, रसाव है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक हमेशा एक इन्फ्लेमेशन रहता है, एक सूजन रहती है, हमेशा ब्लॉकेज की एक फीलिंग रहती है, खांसी ज़्यादा होती है, सुबह सुबह की खांसी। तो ये एक बहुत बड़ा एडिशनल फैक्टर है स्मोकर्स के लिए, चाहे वो चेन स्मोकर भी नहीं हो। इवन मैं तो कहता हूँ अगर जो 5-6 सिगरेट भी पी रहे हैं पर डे का, उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये H3N2 हो जाता है जी। ये बहुत अहम चीज बताई डॉक्टर साहब आपने कि जो चैन स्मोकर नहीं भी हैं, अगर आप 4-5 सिगरेट भी दिन का पीते हो, आपको लगता है कि ये बड़ा नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, समझ जाइए। क्योंकि अगर आप ये सिगरेट पीते हैं, इन्फ्लुएंजा के संपर्क में आए, तो आपको ये झेलना पड़ सकता है, इश्यूज आपको हो सकते हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राहुल, मैं अगर आपसे बात करूं, समझने की मैं कोशिश करूं, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर किसी बच्चे में ये चीज हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि ये कोई एज ग्रुप है कि भाई इस एज ग्रुप से ऊपर के लोगों को ज्यादा संभावना है, या वाकई में किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इन्फ्लुएंजा हो सकता है? सो इन्फ्लुएंजा किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उन लोगों में जिनमें भी एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, या जैसे मैंने अभी बताया कि उनमें इम्यूनिटी कम होने के चांसेस हैं, या कोई डिसीज है, उन लोगों में सिवियरिटी बढ़ने का रिस्क है। लेकिन इन्फ्लुएंजा किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। बच्चों में भी इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमनली हो रहा है। हम देख रहे हैं कि स्कूल से बच्चे घर आ रहे हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस की बच्चों में ऐसी कोई सिवियरिटी अभी देखने में नजर नहीं आ रही है। सिवियरिटी या जो भी अभी तक हमने देखा कि एक्सपायरीज हुई है, वो उन लोगों में हुई है या तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, या एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे थे, या अंडरलाइंग डायलिसिस चल रहा था, या किसी प्रकार की और बीमारी से पीड़ित थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब हमें इमीडिएटली इमरजेंसी सलाह लेनी है। सो अगर आपकी खांसी लंबी चले जा रही है, तो एटलीस्ट एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए और देख लीजिए कि पोस्ट वायरल सिम्टम्स ही चल रहे हैं। लेकिन उसमें अगर बलगम आने लग रहा है, खून आने लग रहा है, सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग रहा है, या आपका ऑक्सीजन कम होने लग रहा है, तो इमीडिएटली इमरजेंसी में जाना है और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। उसमें आपको ये वेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे मन में एक ये धारणा आ गई है कि इवन इफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि यार ऑक्सीजन ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। वो एक वॉर जोन टाइप सिचुएशन थी जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी और हम कोशिश कर रहे थे कि घर पे लोगों को ठीक किया जाए। बट एनी परसेंटेज ऑफ फॉल इन ऑक्सीजन, किसी भी परसेंटेज में अगर आपकी ऑक्सीजन फॉल कर रही है, इट इज एन इमरजेंसी एंड यू नीड टू रश टू द नियर बाय इमरजेंसी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। मतलब हम अगर देखते हैं, अगर हमारे पास इक्विपमेंट है, हम देखते हैं अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो बिना किसी देरी के ये एक इमरजेंसी कॉल है, आपको तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप समय निकालकर हमारे साथ आए, कनेक्ट हुए। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका, शरद जी आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो बड़ी चीज ये है, हमें फिक्र है आपकी में, हम लोग लगातार ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं, जो ऐसे सवाल होते हैं जो आपके जहन में होते हैं, कई बार आप डॉक्टर से नहीं कंसल्ट कर पाते, नहीं पूछ पाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इन तमाम मुद्दों को उठाएं और आप लोगों तक इन तमाम जानकारियों को साझा करें। उम्मीद है कि यह शो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।